आरएसएस और बीजेपी के बीच जो रिश्ता है, वो रिश्ता जैसे किसी से ढका छुपा रिश्ता नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि आरएसएस की एक अनुषंगिक इकाई के पॉलिटिकल विंग का नाम जैसे ये है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया ही था आरएसएस के इशारे पे, ताकि आरएसएस का जो राजनीतिक एजेंडा है, उनके पास सांस्कृतिक एजेंडे का सर्वथा अभाव है। कोई सांस्कृतिक एजेंडा नहीं है, वो कोई कल्चरल टीम नहीं निकालते हैं, वो कहीं गीत नहीं गाते हैं, लोगों के बीच जाके उनकी चेतना के स्तर को उन्नत करने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं। सीधा सीधी उनके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जब वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्लोगन है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल स्लोगन दे रहा हो वो नॉन पॉलिटिकल हो, ये मानने की बात नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद ने कहा था कि फासिज्म को नंगे आते हुए बहुत डर लगता है, इसीलिए वो अक्सर संस्कृति का खाल ओढ़ के आता है। तो संस्कृति का खाल ओढ़ के जो आया हुआ ये संगठन है, ये अपने सार तत्व में दलित विरोधी, ये अपने सार तत्व में स्त्री विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और सबसे बढ़ के ब्राह्मणवादी चेतना से लैस एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जो हिंदुस्तान के इतिहास में सतत चलने वाले टकराव में एक खास किस्म के धारा का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदुस्तान के अंदर धर्म की दो किस्म की समझ रही है। यह धर्म की एक समझ रही है कि संस्थाबद्ध धर्म के रूप में वो एक धर्म रहा है जिसमें एक राजा है, राजा के हाथ में राजदंड है और पुरोहित के हाथ में धर्मदंड है। राजा और पुरोहित मिलकर संपूर्ण राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। और एक दूसरा धर्म रहा है जो लोक चेतना में अस्तित्वमान धर्म रहा है, जिसमें सीधा सीधी तौर पे मानवीयता और करुणा का प्रवाह भी होता रहा है, और जिस धर्म का प्रतिनिधित्व नानक, रविदास, कबीर जैसे लोग करते रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मणवाद और कबीर और नानक, रविदास और आगे चल के हम उसमें विवेकानंद को भी शामिल करना चाहेंगे, और कल्चरल रेनेसां जो इस देश के अंदर हुआ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हुआ, उसके जो दूत थे उनको भी हम शामिल करेंगे। तो ये एक जो सतत टकराव की प्रक्रिया हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, उस टकराव की प्रक्रिया में हिंदुस्तान ने एक आइडिया ऑफ इंडिया इमर्ज किया। और ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है सो विवेकानंद के सपने में मौजूद है, ये आइडिया ऑफ इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर के सपने में मौजूद है, ये नेहरू के सपने में मौजूद है, और ये कहिए ये भगत सिंह और हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों के सपने में भी मौजूद है। गांधी और भगत सिंह को ये एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करके नए तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि आस्तिक गांधी और नास्तिक भगत सिंह दोनों सेकुलर इंडिया के साथ खड़े थे, और इसीलिए गांधी और नेहरू और भगत सिंह की ये छोड़ी गई साझी विरासत है, जिस जमीन पे खड़ा होके हमको अपने हिस्ट्री को क्लेम करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधी तौर पे अब खुले तौर पे इस लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पहले वो शर्माते थे, ढक छुप के आते थे। पहले उन्होंने जैसे ये सावरकर के पेंटिंग को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर प्रतिष्ठित किया, फिर धीरे धीरे करके वो जो है टेस्टिंग करते रहते हैं कि कितना रेसिस्टेंस होगा और कितना इसका प्रतिरोध होगा। एक तो हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, और हिंदुस्तान की जो विधायिका है, विधायिका में तो स्पष्ट तौर पे उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग घोषणा करके जैसे पार्लियामेंट के अंदर है। हाफ पैंट पहने हुए आप ओम बिड़ला को भी देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, और अमित शाह को भी देख सकते हैं। तो ये उनका जो आवाजाही लगा रहता है वो आप देख सकते हैं वो तो, लेकिन जैसे ये दिखाई नहीं पड़ते थे, अब इनको ये खुली छूट है कि वो आगे आके कह सकें कि हाँ हम जज भी हैं, हम जैसे IAS ऑफिसर भी हैं, और साथ साथ हम RSS के मानने वाले भी हैं। और कुछ लोग जो RSS को मानते हैं वो बिल्कुल फ्री हैंड पा जाएंगे और आराम के साथ उनके लिए अब ढक छुप के उनको काम करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो नहीं मानते हैं लेकिन अपॉर्चुनिज्म के शिकार हैं, वो भी जैसे बड़ा से बड़ा RSS वाला अपने को डिक्लेयर करने के लिए RSS के एजेंडे को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और जाके वो ध्वज बंधन भी करेंगे। जब वो चरण बंधन करते हैं तो ध्वज बंधन भी करेंगे, क्योंकि चरण बंधन से ध्वज बंधन तक की जो ये यात्रा है, ये असल में एक खास किस्म की अपॉर्चुनिस्ट यात्रा है। और इसी अपॉर्चुनिज्म को इनकैश करने के लिए चालाकी पूर्वक की गई एक कार्रवाई है। और इनको दिक्कत ये है, इनकी परेशानी एक ही है, सिर्फ गांधी जो है सो दुनिया के अंदर जहां जाइए गांधी का मूर्ति लगा हुआ है, जहां जाइए गांधी की इज्जत है। तो अब गांधी एक ऐसा सिक्का है जो हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानियत मैंने भारतीय होने के नाम पे चलता है। तो वो जैसे मंच पे गांधी के साथ कभी कभी होने की
की कोशिश करते हैं और अंदर में जैसे वो आरएसएस के साथ, सावरकर के साथ खड़े हैं। अब वो जैसे मंच पे भी गांधी के साथ होने का जो ड्रामा है, उस ड्रामे के पटाक्षेप की घोषणा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम मंच पे भी गांधी के साथ नहीं है। पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ल में मंच पे गांधी के साथ होते थे और अंदर में सावरकर के साथ खड़े होते थे व्यवहार में, और गांधी के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी थी। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर जो अब एक खास किस्म की दक्षिण पंथी उभार आया है, उस दक्षिण पंथी उभार में इनके दोस्त भी देख लीजिए कौन है। इनके दोस्त ट्रंप हैं, और जो आरएसएस को मानते हैं वो ट्रंप को जिताने के लिए हवन करते हैं। देख लीजिए कि फिलिस्तीन के साथ अगर किसी ने एकजुटता के नारे लगा दिए तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, जबकि घोषित आदर्श के तौर पे हिंदुस्तान ने एक मुल्क के हैसियत से लगातार फिलिस्तीन की जनता का समर्थन किया था। तो अब ये बेंजामिन नेतान्याहू के साथ खड़े हैं, ये ट्रंप के साथ खड़े हैं, और इनकी पुतिन से जो दोस्ती है वो आपको मालूम ही है। तो कुल मिला के जो दुनिया का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिनेरियो ने मोदी को ये साहस दिया है। लेकिन इस साहस के साथ साथ उनकी एक मजबूरी भी है, और वो मजबूरी ये है कि आरएसएस जो है ये जानता है कि मोदी जो है सो एक छोटा सिक्का हो चुका है जो हिंदुत्व की बाजार में चलेगा नहीं। इसीलिए वो मोदी के विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं। तो मोदी जैसे मोर लॉयल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो अपने व्यवहार और चरित्र में इतने एरोगेंट हैं कि मोहन भागवत से उनका जैसे एक नॉन एंटागोनिस्टिक टकराव होता है। नॉन एंटागोनिस्टिक का मतलब यह है कि वो आपस में तो एक ही हैं, लेकिन कभी कभी ये सत्ता के अंतःपुर के अंदर जो चलने वाला संघर्ष है, उस संघर्ष को कभी कभी हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कोई बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये एक ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्शन है। और हिंदुस्तान के अंदर हम पूछना चाहेंगे, जैसे सुप्रीम जो न्यायपालिका, फिर से आपके पास मैं आता हूँ। एक सेकंड, हम सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे, वो ये पूछना चाहेंगे कि आरएसएस ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट किया जिसका नाम बीजेपी है। आरएसएस आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या जैसे यही आजादी जैसे आईएएस ऑफिसर्स को कांग्रेस पार्टी का मेंबर होने के लिए मिलेगी, या कम्युनिस्ट पार्टियों की मेंबरशिप के लिए मिलेगी, या फिर जैसे आरजेडी के मेंबरशिप के लिए मिलेगी? जैसे ही कोई अधिकारी जैसे आगे बढ़ के थोड़ा सा जैसे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो हम कहते हैं कि नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने के लिए आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है और उस बैन को लिफ्ट किया जा रहा है। इसीलिए इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, और इस प्रभाव से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि जनता जैसे वो मोबिलाइज किया जाए और उनके बीच जाया जाए, और गांधी के हत्या का जो धब्बा उनके दामन के ऊपर लगा हुआ है, जिसको न वो धो पाए थे न धो पाएंगे, उस दाग और धब्बे को चमका के दिखाना है। जिंदा गांधी इनके लिए जितना खतरनाक नहीं था, उससे ज्यादा मरा हुआ गांधी इनके लिए खतरनाक है। इसीलिए गांधी की ये रोज और बार बार हत्या करना चाहते हैं। कभी उनके पिक्चर पे गोली चला के कहीं और। तो हमको गांधी के साथ खड़ा होना है, हमको भगत सिंह के साथ खड़ा होना है, और हिंदुस्तान का जो भक्ति आंदोलन का रिच ट्रेडिशन है उसके साथ खड़े होके अपनी इसी भूमि पे एक लड़ाई लॉन्च करने की तैयारी करनी है। यही इसका जवाब है और यही इसका विकल्प है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपके पास में आएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे मैं यहाँ पर भावना जी हैं। भावना जी ने लिखा भी है, जो ही ये निर्देश आया उन्होंने तुरंत एक टिप्पणी लिखी थी। मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी टिप्पणी वो हम सबके बीच में वो साझा करें। मुख्य असल में सवाल ये है, जब चुनाव होता है तो आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन जो है वो अधिकारियों को फेरबदल करता, हटाता है, और किस आधार पे हटाता है कि फलाना अधिकारी फलानी पार्टी के साथ में अलाइंड है। अब जब सब अधिकारी ही जो है संघ की शाखा से होकर के आएंगे तो इलेक्शन कमीशन तो एक तरीके से जो निष्पक्ष चुनाव कराने वाली बात है वो करा ही नहीं सकता, है ना। और फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो कोई एक तरीके का स्पेस ही नहीं रहेगा। मतलब मैं केवल एक ही बात कर रहा हूँ कि भाई निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहा हूँ। जी भावना जी। सर जी, मुझे आज संपत सरल जी का एक वाक्य याद आ जाता है कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो विकास का एजेंडा लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही वो मतलब सत्ता पा जाते तो फिर वो एजेंडे के विकास में लग जाते हैं। तो फिर उसमें फिर सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, नफरत और ये इस तरीके का बहुत सारा उनका, ये भी उसी का एक अगला कदम है। अब रही बात कि इसमें जो तर्क दिया जा रहा है,
ये जो बैन लगाया गया था ना, तो मुझे जहां तक जानकारी है, मतलब दो संगठन एक साथ, एक हिंदू संगठन आरएसएस भी था और एक इस्लामिक संगठन था जमीयत, ऐसा करके कुछ नाम था, दोनों पे एक साथ प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, लेकिन अब दोनों पे नहीं हटाया गया है, ये हटाया गया है सिर्फ आरएसएस पे, और ये कह के कि आरएसएस जो है वो मतलब कोई पॉलिटिकल संगठन है नहीं, या मान लो कोई ऐसा आतंकवादी संगठन जैसा भी नहीं है, इसको मतलब कल्चरल संगठन का एक लबादा जो है वो पहनाया जा रहा है। लेकिन मैं मानती हूं कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनको हम बिल्कुल अलग अलग कर ही नहीं सकते। और कुछ लोग जो जैसे मान लो चुनाव के दौरान या चुनाव के पश्चात रिजल्ट के बाद भी जो मोहन भागवत जी की जो प्रतिक्रिया आई, मतलब खास करके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति, तो कुछ लोगों को थोड़ी शंका होने की लगी कि इनके बीच में कुछ मतलब खटपट चल रही है, तलखियां बढ़ी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि वो तलखियां सिर्फ शीर्ष लेवल तक ही है, दोनों में आपस में, मतलब जैसे बीजेपी के अंदर जो स्थिति युद्ध है, मान लो हु आफ्टर मोदी, अमित शाह और योगी के बीच, तो वैसा ही जैसे मान लो राजनीति के प्रमुख और धर्म के प्रमुख शंकराचार्य, दोनों के बीच में जो एक टकराव था अपने अपने क्षेत्राधिकार को लेकर, कि अगर मोदी जी अगर मान लो कि राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो शंकराचार्य को ठेस लगी, भाई ये हमारे धर्म के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ऐसा ही आरएसएस और मोदी जी के बीच में भी थोड़ा सा, मतलब नहीं, आरएसएस नहीं बोलती हूँ, सिर्फ मोहन भागवत और मोदी जी के बीच, क्योंकि पहले उनको जितना तवज्जो दिया जाता था पहले की सरकारों में, भले अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, वो हमेशा हर राज्य में मुख्यमंत्री किसको बनाना है वो भी पूछ पूछ के होता था, आरएसएस ही मतलब सारा सुझाव देता था, उसके अकॉर्डिंग होता था। लेकिन आजकल क्या है कि अब मोदी जी का ब्रांड, मतलब जो उनकी इमेज जो है वो लार्जर देन लाइफ हो गई, तो उन्होंने संघ को ये बीच बीच में मतलब पूछना और उनको भाव देना बंद कर दिया था, तो ये इनके आपस का ईगो टकरा रहा था। लेकिन वास्तव में मैं मानती हूं कि जो संघ का जो कार्यकर्ता है वो अब थोड़ा थोड़ा मोहन भागवत जी से भी शिफ्ट होके मोदी जी की तरफ आ रहा है। और मैं एक और बात बोलती हूँ कि जैसे मान लो कि जब अमित शाह और योगी के बीच में जो टकराव हुआ था और उन्होंने अपनी इमेज बड़ा करने के लिए, अपने आप को बड़ा धार्मिक नेता बताने के लिए कांवड़ यात्रा और वो जो नेम प्लेट वाला फरमान सुनाया था, तो उसी तरीके से मोदी जी को भी लगता है कि नहीं, अब आरएसएस भी हमारे हाथ में रहनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ दिनों में आप शायद एक ऐसा देखेंगे कि भले इसी फैसले से कुछ स्वयंसेवक जो है वो इतने खुश हो जाएंगे कि वो अब जैसे मान लो कि शंकराचार्य को जो ओरिजिनल थे उनको बोल रहे कि ये डुप्लीकेट है और किसी दूसरे को मानने लगे, तो वैसा ही हो सकता है कि कुछ समय बाद मोहन भागवत जी का कद छोटा हो जाए और मोदी जी सर्वे सर्वा बन जाए आरएसएस के। ठीक है, और यदि ऐसा होता है, मान लो कि ये जो षड्यंत्र हम नहीं समझ पाए और मान लो ज्यादातर लोगों ने विरोध नहीं किया और ये फैसला वापस नहीं होता है, तो उसका व्यापक परिणाम ये होगा कि आज जो मतलब जो अफसर, वैसे तो आज भी मान लो मैं तो नवोदय विद्यालय की पढ़ी लिखी हूँ, मेरे साथ में पढ़े हुए बहुत सारे अफसर लोग भी है, तो मुझे लगता है कि नहीं, आज भी वो आरएसएस के विचारों में बिल्कुल उसके एजेंडे के शिकार है। लेकिन इतने दिन तक ये जो छुपा रुस्तम खेल चल रहा था वो खुल्लम खुला होने लगेगा, और उसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो ये होगा कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि इसको अनिवार्य कर दिया जाए। अब तो ये सिर्फ परमिशन दी गई है कि आप जा सकते हैं, अब कोई जाए या न जाए उसकी मर्जी, लेकिन आने वाले समय में ये हो सकता है कि इस सरकारी अफसरों को आरएसएस की शाखा में जाना अनिवार्य कर दिया जाए। और उसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि जो शाखा में जाएगा, अगर नौकरी के लिए वो कहीं आवेदन कर रहा है तो उस आधार पे उसका सिलेक्शन होगा, अगर उसको ट्रांसफर चाहिए या पदोन्नति चाहिए तो भी आरएसएस का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो ये मुझे ज्यादा शंका लग रही है। और अगर मान लो कि सारे लोग अगर आरएसएस में जाना शुरू कर दिए और वो उस एजेंडे में फिट होना शुरू कर दिए, सबका माइंड वॉश वैसा ही हो गया, तो फिर जो बीएलओ जो बूथ लेवल का जो मतलब चुनाव का जो लिस्टिंग करता है मतदाताओं की, तो वो भी तो मतलब आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होगा, चुनाव अधिकारी भी आरएसएस से प्रभावित होगा। तो फिर ये पूरा, मुझे लगता है फिर अगर ये इनका मॉडल सक्सेस हो गया तो आने वाले टाइम में हमेशा हमेशा के लिए
सारी पार्टियों का बोरिया बिस्तर दुकानें बंद हो जाएगी।